हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के लिए टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और टॉपिक है व्हाट इज़ इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पंगा किया है। ये दोनों कंट्री हमेशा एक दूसरे के जान के प्यासे क्यों बने रहते हैं, एक दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर हमेशा बम, गोले, रॉकेट्स वगैरह क्यों बरसाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा क्यों वॉर पे रहते हैं। तो जिस प्रकार से आप हमारी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन देख सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा सीवियर, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रिलेशन आपको इजराइल और पैलेस्टाइन का देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए, उस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत तक आपके सारे कंसेप्ट्स और जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक्चुअली है क्या प्रोसेस या फिर क्या चीज़ है जो इनको हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए मजबूर करती है। तो इससे के लिए सबसे पहले हमको कंट्री की लोकेशन जाननी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है, तो ये पूरा एशियन पोर्शन है। तो एशिया के वेस्ट एशिया में ये दोनों कंट्रीज़ लोकेटेड हैं। ये आप देखिए इसका सैटेलाइट मैप, और ये इसका एक्चुअल मैप है। ये जो ग्रीन पोर्शन है ये इजराइल है और जो ऑरेंज पोर्शन है ये पैलेस्टाइन है। तो पैलेस्टाइन एरिया में वैसे भी छोटा दिख रहा है और जो इजराइल है, इजराइल का स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बड़ा है। अब इसको वर्ल्ड मैप में देखने की कोशिश करिए। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये एक्चुअली इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों मिला के यहाँ पे कॉम्बाइन हमने आपको डिस्प्ले कर दिया है। तो हमारी कंट्री का केरला के बराबर मेरे ख्याल से इसका क्षेत्रफल होगा। तो इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो 9.3 मिलियन है, जो हमारे हिसाब से बहुत कम है। 9.3 मिलियन ऑलमोस्ट इंडियन फिगर में इसको हम 90 लाख बोल सकते हैं। तो हमारी छोटी जो कोई स्टेट्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इतनी होती है। वेरएस जो यूपी है हमारा सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन वाइज, उसी की पॉपुलेशन 22 करोड़ है। तो हमारे लाख पॉपुलेशन कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। बट इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी इस कंट्री के अंदर, इजराइल कंट्री के अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि दुनिया के सारे कंट्रीज़ को इसने हिला के रखा हुआ है। नेक्स्ट है ये कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। कहने का मतलब यहाँ पर चुनाव होते हैं, यहाँ पर प्रॉपर राष्ट्रपति मिलता है आपको, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी इलेक्ट होता है। और नेक्स्ट जो यहाँ है पॉपुलेशन में 74% यहाँ पे ज्यूविश लोग रहते हैं, 20% अरेबियन मुस्लिम रहते हैं। ज्यूविश एक कम्युनिटी है जो केवल इजराइल में पाई जाती है। इसके अलावा इनकी बहुत कम संख्या दुनिया के बाकी देशों में भी मिलती है। हम इनके बारे में आगे बात करेंगे, आपको बताएंगे। और इसके अलावा इजराइल के अंदर 20% अरेबियन मुस्लिम मिलते हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट अच्छी खासी, दैट इज़ 91% है। और ये कंट्री इजराइल मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिंस 1949 से ही ये उसका मेंबर है। तो आपको अपनी बातें मनवानी होती है या फिर वर्ल्ड फोरम में कोई भी अपनी बात रखनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूएन का सदस्य यानी उसका मेंबर बनना बहुत कंपलसरी होता है, जो ये ऑलरेडी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के 28 जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने, उन कंट्रीज़ ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ये उनके अपने पर्सनल रीजन्स हैं या पर्सनल ग्राउंड्स हैं, पॉलिटिकल रीजन्स हैं। तो वो जो सारी कंट्रीज़ जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, तो आप ये ग्रीन वाले पोर्शन में देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट पूरा आता है। और ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान, अरब, बहरीन, टर्की। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा है एक्चुअली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। तो अगर हम देखते हैं, एक नज़र सरसरी डालते हैं, तो मोस्टली ये सारी वही कंट्री हैं जिनके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, या फिर ऑलमोस्ट ये 100% मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। तो वो मान्यता न देने का क्या रीज़न हो सकता है? दूसरी है यहाँ की पॉपुलेशन या फिर यहाँ का रिलीजन, वो ज्यूज़ है। ज्यूज़ हम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। सपोज अगर हम लोग हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, तो ज्यूज़ हम लोगों की, तीनों की कम्युनिटी, तीनों के रिलीजन से अलग एक रिलीजन है। बट ये कोई लॉजिक नहीं होता, ये कोई मैटर नहीं होता है कि आप किसी कंट्री को मान्यता नहीं देते हो। मान्यता न देने के क्या रीज़न है वो भी फर्दर आप लोग जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलेस्टाइन की। पैलेस्टाइन जो ऑरेंज पोर्शन में दिख रहा है, ये हमको 2 हिस्सों में दिख रहा है। तो एक्चुअली में ये 2 हिस्सों में ही बटा हुआ है। हाफ पोर्शन यहाँ पर है और हाफ पोर्शन इसका यहाँ पर है। तो ये दोनों को मिला के हम इनको पैलेस्टाइन बोलते हैं। जैसे पुराने टाइम में
पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बट रखा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, बट बाद में दोनों पाकिस्तान अलग हो गए थे और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया था, वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तानी रहा। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे पैलेस्टाइन कंट्री की भी है। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पोर्शन और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 4.5 मिलियन है, यानी 40 लाख के करीब है। और यहाँ पर भी यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंट का रिपब्लिक है, चुनाव होते हैं और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ 85% इसमें मुस्लिम लोग हैं और लिटरेसी रेट तो बहुत अच्छा है मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी, दैट इज़ 97%। और ये भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और वो है 1988 से। बट इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन को मान्यता नहीं दी है, उसको एक नेशन के रूप में कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी है। और वो कंट्रीज़ देखिए, ये अच्छे खासे कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम भी है और यूनाइटेड स्टेट्स भी है जिसने पैलेस्टाइन को मान्यता नहीं दी है। बट आप इसमें एक डिफरेंस देखेंगे, जो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका इसमें कहीं पर भी नाम है नहीं है। तो इसका कहने का मतलब सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने पैलेस्टाइन को मान्यता दी है, क्योंकि पैलेस्टाइन एक ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम कंट्री है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम लोगों के आपस में एकता होती है, तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए या अपने रिलीजन के लोगों के लिए मर मिटने को भी तैयार होता है, भले ही वो उनके नेशन से बिलोंग ना करता हो। नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ इजराइल के बारे में। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इजराइल एक्चुअली एमरजेंस में कैसे आया, उसका अस्तित्व कैसे शुरू हुआ। इजराइल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज रिलीजियस साइट्स हैं। रिलीजियस साइट्स इतने रिलीजियस हैं कि वो सब के लिए रिलीजियस है, केवल हिंदू कम्युनिटी को छोड़ के। वो ज्यूज़ के लिए भी बहुत सेक्रेट है, मुस्लिम के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी। जो जो इजराइल कंट्री है वो बहुत ही पवित्र है। जैसे अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदुओं के लिए जो सबसे पवित्र स्थान माना जाएगा वो हरिद्वार माना जाएगा, प्रयागराज माना जाएगा, ऋषिकेश माना जाएगा, बनारस माना जाएगा। तो ये स्थान जो है हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। तो सिमिलरली ज्यूज़, मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए इजराइल कंट्री या फिर इजराइल की जो लोकेशन है या फिर ये जो प्लेस है ये बहुत ही सेक्रेड यानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इज़राइल की अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री के बाद में बात करते हैं तो इसके बारे में हमको पता चलता है। हेब्रू बाइबल एक टेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है अब्राहम जो कि कंसिडर्ड इज़ द फादर ऑफ द जुडाइज्म इन 6th century BCE, क्रिश्चियनिटी इन द 1st century एंड इस्लाम इन द 7th century। तो जो 3 रिलीजन है वर्ल्ड के, बहुत जो पॉपुलर रिलीजन है, इन सब का फादर जो है उसको कौन कंसिडर करते हैं, वो अब्राहम नाम के कोई व्यक्ति थे या अब्राहम नाम के कोई संत थे। वो जो है इन सारी रिलीजन के फादर हैं, मतलब उन्हीं के रूट से ये सारे रिलीजन उत्पत्ति हुई है, मतलब ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले आया था जुडाइज्म 6 BC में, यानी ईसा के भगवान क्राइस्ट के पैदा होने से भी 600 साल पहले। और 0 CE यानी जब भगवान क्राइस्ट पैदा हुए थे तो उसको हम 0 CE कंसिडर करते हैं। और 1 CE में क्रिश्चियनिटी रिलीजन का एमरजेंस हुआ था और इस्लाम उसके बाद आया था 7 CE में। यानी तो सबसे पुराना धर्म अगर हम देखते हैं तो वो जुडाइज्म है, जिसको हिंदी में यहूदी धर्म भी बोला जाता है। अब्राहम के जो डिसेंडेंट थे, उनके जो वंशज थे, उन लोगों को थॉट टू बी इंस्लेव्ड बाय द इजिप्शियन फॉर 100 of years बिफोर सेटलिंग इन कैनान। तो बेचारे जो ये जूड्स लोग थे या फिर जो यहूदी लोग थे, इन लोगों को बहुत कंट्रीज़ ने और बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने, बहुत सारे रिलीजन ने बहुत ज़्यादा सताया है। इतना सताया है कि इन लोगों का अस्तित्व ही ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे ही इन सारे अब्राहम के जितने भी डिसेंडेंट थे उनको यहूदी बोला गया या फिर जूस बोला गया। उन सारे जूस को इजिप्शियन लोगों ने बहुत सालों तक अपने एरिया में उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। गुलाम का मतलब आपको समझना चाहिए, पुराने टाइम में जो गुलाम रखने की एक ऑलमोस्ट परंपरा जैसी होती थी। जो भी वीक लोग होते थे उनसे अपने स्टेट का, अपने घर का पूरा काम फ्री ऑफ द कॉस्ट करवाया जाता था, तो उन्हीं को गुलाम बोलते हैं। तो जेरूसलम और इज़राइल के जितने भी पर्सन थे, जितने भी लोग थे जिनका धर्म भी यहूदी धर्म था, उन सब लोगों से नफ़रत के कारण बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ ने या फिर बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज़ ने उनसे बहुत ही हीन काम, जितना घिनौना काम आप समझ सकते हो, घृणित काम जिसको बाकी कम्युनिटी नहीं करना पसंद करेगी, वो सारे घृणित काम
ये जूड्स लोगों से उन्होंने कराया। उसके बाद ये जो कम्युनिटी है ये कैनन नाम की कोई जगह है, ये वाला पोर्शन होता है कैनन, जो अभी के प्रेजेंट टाइम का इजराइल पैलेस्टाइन एरिया है। यहाँ पर जाके ये लोग इस्टेब्लिश हो गए, यहाँ पे जाके ये लोग बस गए। नेक्स्ट, किंग डेविड ने इस एरिया में, जेरूसलम एरिया में 1000 BC पहले रूल किया था। उस समय तक कोई और रिलीजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो किंग जो डेविड थे वो खुद भी ज्यू थे। उसके बाद उनके बेटे किंग सोलोमन का रूल आया, तो उन्होंने इज़राइल नामक जगह पे, यानी जो ये जो कंट्री है जिसके ऊपर ज्यूज़ का राज था, उस कंट्री में एक इन लोगों का सबसे फर्स्ट जो टेंपल है उस टेंपल को बिल्ड कराया जेरूसलम के अंदर। और इस प्रकार से जो ज्यूज़ का फर्स्ट टेंपल बिल्ड करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है किंग सोलोमन को। उसके बाद 931 BC में फिर से किसी और डायनेस्टी का इसके अंदर रूल हुआ होगा, तो उसने इस डायनेस्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो नॉर्दर्न एरिया है उसको किंगडम ऑफ इज़राइल बोला गया, और जो साउथ का एरिया है उसको किंगडम ऑफ जुदा बोला गया। इसके बाद 722 BC में फिर से एक और डायनेस्टी, असीरियन डायनेस्टी ने इस नॉर्दर्न वाले पार्ट को इन्वेड किया, इसके ऊपर चढ़ाई की और इसको कैप्चर कर लिया। और फिर उसके बाद बेबीलोनियंस आए, उन्होंने भी इसके ऊपर कैप्चर किया। उन्होंने न केवल इसको कैप्चर किया बल्कि इनका जो फर्स्ट टेंपल था, जो जेरूसलम ये सिटी है एक यहाँ पे, जैसे हम अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम लोग के जो सेक्रेड सिटीज़ माने जाते हैं, जो पवित्र सिटीज़ माने जाते हैं, वो काशी है, हरिद्वार है, कांचीपुरम है, बनारस है। तो ऐसे ही इजराइल की भी एक बहुत ही सेक्रेड सिटी थी, उसका नाम था जेरूसलम, जो अभी भी है। तो वहाँ पर जो फर्स्ट टेंपल का निर्माण किया गया था, उस टेंपल को ये बेबीलोनियंस जो डायनेस्टी थी, इन्होंने उसको बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे हमारी कंट्री के अंदर भी अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर था, उस राम मंदिर को बाबर के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, और उसके बाद उसी जगह पे भी बाबर को दूसरा मस्जिद खड़ा करना ज़रूरी था। पता नहीं ये इतना इनसिक्योरिटी इन रिलीजन्स के अंदर क्यों रहती है कि ये लोग को बाकी जगह पे जगह नहीं मिलती है अपने कोई भी धार्मिक स्थल बनाने के लिए। ये उन्हीं जगह पे बनाने को प्रेफर करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही दूसरे कम्युनिटी के या दूसरे रिलीजन के सेक्रेड मंदिर होते हैं, सेक्रेड मस्जिद होते हैं। तो ये तोड़ना जोड़ना ये इस्लाम कम्युनिटी में पता नहीं किसने ऐड किया है और क्यों ऐड किया है, ये समझ नहीं आता है। तो इसी प्रकार से बेबीलोनियन कम्युनिटी ने भी इनके मंदिर को तोड़ दिया। बट उसके बाद 516 BC में फिर से किसी और ज्यूज कम्युनिटी ने दोबारा से उसी जगह पे मंदिर का निर्माण किया। ये जो सेकंड टेंपल है जुडाइज्म धर्म का, ये टेंपल 516 BC में फिर से निर्माण किया। 15 BC की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब है अभी तक भगवान क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ है। जब भगवान क्राइस्ट का जन्म हो जाता है तो फिर उसके बाद हम AD में आ जाएंगे, 1 AD, 2 AD, 3 AD। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो सबसे पुराना धर्म है वो जुडाइज्म धर्म है। उसके बाद बहुत सालों तक इसके ऊपर बहुत अलग अलग कम्युनिटी का, ये जो इजराइल वाला पोर्शन है इसके ऊपर बहुत अलग अलग डायनेस्टीज़ का राज रहा, और उनमें से ज्यूज़ थे, इस्लामिस्ट थे, रोमन्स, ग्रीक, पर्सियन, टर्क्स, अरब्स, और फाइनली ओटोमन जो एम्पायर है उसने इस एरिया को कैप्चर कर लिया। और 1517 से लेके 1917 तक ओटोमन एम्पायर का पूरा इतना जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया के ऊपर उनका रूल रहा, और फाइनली इनको ब्रिटिशर्स ने मिलके हराया था। इज़राइल की जो लॉन्ग हिस्ट्री है ये हमेशा टेंशन का कारण रही है। किस किस के बीच में? ज्यूज़ के बीच में, अरब और मुस्लिम के बीच में, अरेबियन मुस्लिम के बीच में। आई मीन बोथ ज्यूज़ एंड मुस्लिम कंसिडर द सिटी ऑफ जेरूसलम एज सेक्रेड। जो ये जेरूसलम शहर है ये दोनों धर्मों के लिए बहुत ही सेक्रेड स्थान है। जैसे अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद भी है, राम मंदिर भी है। तो अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो वो लोग मुस्लिम की बहुत बड़ा मॉस्क है, और अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मंदिर हिंदू लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सेक्रेड प्लेस है। तो सिमिलरली ये भी एक विवादित एरिया ही आप इसको समझ लीजिए। जेरूसलम के अंदर ये जो कैंपस है, इस कैंपस को बहुत ही ज़्यादा विवादित माना जाता है। जिस प्रकार से हमारा बाबरी मस्जिद कितने सालों से जो है वो विवादित था, फाइनली अब जाके उसका कोई सॉल्यूशन निकला है, बट इस एरिया का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो ये जो जेरूसलम में जो आपको ये डोम ऑफ द रॉक दिखाई दे रहा है, ये
वो वाला सेक्रेड एरिया ज्यूज़ के अकॉर्डिंग है जहाँ पर इनके पहले के दोनों टेंपल थे। फर्स्ट टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया था और सेकंड टेंपल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद जब अरेबियंस लोग, मुस्लिम लोग इस कंट्री के अंदर आए तो उन्होंने उसी सेम जगह पे जहाँ पे ज्यूज़ लोग का टेंपल था उसी जगह पे उन्होंने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ज्यूज़ लोग का मानना है कि ये उनकी सेक्रेड जगह है, और बट मुस्लिम लोगों का मानना है कि यहाँ पर उनका मॉस्क है तो ये उनके लिए सेक्रेड जगह है। और इसी के सामने बिल्कुल एक और मॉस्क बना दी गई है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क, और ये वेस्टर्न वॉल है। तो ये वेस्टर्न वॉल ये ज्यूज़ लोगों के लिए बहुत ही होली प्लेस है। यहाँ पर आके वो लोग अपने गॉड को प्रणाम करते हैं या अपने गॉड के प्रति अपना भक्ति को व्यक्त करते हैं, बट उन लोगों का प्रवेश इसके अंदर बाध्य है। जितने भी ज्यूज़ लोग हैं उनका मॉस्क के अंदर जाना प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। तो इसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। तो जो ज्यूज़ लोग होते हैं वो केवल यहीं पे प्रेयर कर पाते हैं और इसके अंदर जाने का परमिशन केवल मुस्लिम कम्युनिटी को है। तो यही जो रीजन है ज्यूज़ के बीच में और मुस्लिम लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण भी है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये ऑब्वियसली ये ज्यूज़ लोग हैं जो वेस्टर्न वॉल की तरफ इशारा करके या वेस्टर्न वॉल की तरफ अपने सर को झुका के अपने भगवान को प्रणाम करते हैं। और हाल ऑल्दो इनका मानना है कि इसके ये जो ढांचा बना हुआ है, डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है, ये ही इनका एक्चुअली असली जो है सेक्रेड प्लेस है। नोन टू मुस्लिम एज द हराम अल शरीफ, इस मॉस्क को मुस्लिम लोग हराम अल शरीफ के नाम से भी जानते हैं। और ये उन लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए इसलिए सेक्रेड है क्योंकि उनको लगता है कि भगवान जो उनके मोहम्मद जो अल्लाह हैं उनको यहीं से जन्नत नसीब हुई थी 7th सेंचुरी में। और उसके अलावा इसके सामने जो अल अक्सा मॉस्क बना हुआ है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही होलियस्ट साइट है, मतलब 3rd होलियस्ट साइट है उनके अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट है वो मक्का है, फिर उसके बाद मदीना है, और मक्का मदीना के बाद ये 3rd नंबर पे जो उनका होलियस्ट प्लेस आता है। नेक्स्ट जो जेरूसलम प्लेस है उसके अंदर क्रिश्चियन लोग का भी होली प्लेस है। क्रिश्चियन लोगों का मानना है जो उनके गॉड हैं जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ, उनकी मिनिस्ट्री, उनका क्रूसिफिकेशन, उनका फिर से पुनर्जन्म इसी जगह पे हुआ। और जो इनके जेरूसलम में ये जो चर्च है, इस चर्च से उनका भी बहुत ज़्यादा गहरा नाता है और ये उनके लिए भी बहुत सेक्रेड प्लेस है जेरूसलम के अंदर। और ये जो पत्थर है, इस पत्थर को ये माना जाता है कि जब भगवान जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हो गया था तो उनके बाद जो उनकी डेड बॉडी को नीचे उतारा गया, तो डेड बॉडी को बरियल करने से पहले, उसको दफन करने से पहले उनको इसी स्टोन पे लिटाया गया। तो इसीलिए इसको स्टोन ऑफ अनॉइंटिंग बोलते हैं और ये जेरूसलम के इसी चर्च के अंदर सिचुएटेड है। तो इस चर्च के स्टोन पे उनको पहले लिटाया गया, फिर उनके बॉडी पे अनॉइंटिंग का मतलब होता है उनकी बॉडी को पूरा तेल से मालिश किया गया, उसके बाद उनको दफनाया गया। तो ये पत्थर भी उन लोगों के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है। नेक्स्ट है ज्यूज़ और क्रिश्चियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का क्या रीज़न है। ज्यूज़ क्रिश्चियन को नहीं पसंद करते या क्रिश्चियन ज्यूज़ को नहीं पसंद करते, तो इसका क्या रीज़न है। एक्चुअली ज्यूज़ ऐसी कम्युनिटी है जिनका जो खुद बेचारे एक दूसरों को नापसंद नहीं करते, बट बाकी सारी कम्युनिटीज़ उनको नापसंद करती है। उनको नापसंद करने के लिए एक टर्म ही डेवलप कर दिया गया है, उसको एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं। एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है इट्स अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड ज्यूज़ और जुडाइज्म। मतलब क्रिश्चियन लोगों का एक फीलिंग होता है ज्यूज़ के प्रति, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी ज्यूज़ को देख के उसके अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग लेके आते हैं। जैसे अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो हम लोग को बचपन से ही पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, चाहे मूवीज़ के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हो, या फिर चाहे अपने पेरेंट्स के थ्रू हो या सोसाइटी के थ्रू हो। तो दिस वे वी ग्रेजुअली स्टार्ट हेटिंग आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। तो दैट वे क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी उनके बचपन से ही उन लोगों को ज्यूज़ के प्रति कुछ ऐसे नफ़रत के बीज बो दिए जाते हैं कि वो बड़े होने तक जो है ज्यूज़ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक हेट्रेड पाल लेते हैं अपने सीने में। बट इस हेट्रेड के भी कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ सॉलिड जो रीज़न है वो उनका कुछ एक्चुअली कुछ बेस नहीं है, बट उन लोगों के अकॉर्डिंग
क्रिश्चियन लोगों का ये मानना है कि जो इज़राइल के लीडर्स थे उस समय, जो खुद ज्यूज़ थे, वही लोग कारण थे उनके जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के लिए, क्योंकि उन लोगों के कारण जो ज्यूज़ थे इज़राइल के, उन्हीं लोगों ने भगवान जीसस क्राइस्ट को उनको क्रूसिफिकेशन कराया, यानी उनको सूली पर चढ़ाया। तो ये एक बहुत बड़ा हेट्रेट का कारण होता है क्रिश्चियन के लिए। सपोज करो हमारे भगवान को भी अगर कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग परेशान करते हैं या फिर उनको दंड देते हैं, तो हमारे लिए भी वो राक्षस से कम नहीं होगा। बट किसी एक गलती के लिए पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराना और उस बात को नहीं भूलना, उसको कंटिन्यूअसली सालों साल आगे जनरेशन तक कैरी ऑन करना, ये भी समझदारी की बात नहीं। अगर हम सोचें कि हमारी सीता माँ को श्रीलंका के रावण ने किडनैप किया था, और इसको सोच सोच के हम पूरी श्रीलंका की कम्युनिटी से, श्रीलंका के लोगों से अभी तक भी नफरत करते रहे, तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं होती है। बट क्रिश्चियनों के अंदर ये फीलिंग चली आ रही है। नेक्स्ट है हिटलर, जो खुद एक क्रिश्चियन था, उसको भी जूस लोगों से इतनी नफ़रत थी कि उसने जर्मनी के अंदर जो होलोकास्ट बना रखे थे, उन होलोकास्ट के अंदर उसने यूरोप के अंदर रहने वाले और जर्मनी के अंदर रहने वाले करीबन 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन से आप समझते हैं करीबन 60 लाख जूस को मौत के घाट उतारा था। तो ये कितनी बड़ी सनक है, कितना बड़ा पागलपन है, आप सोच सकते हैं। एंड गुड अबाउट जूस कि वो लोग बेचारे खुद ऐसे हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी को कभी भी फोर्सफुली या फिर प्यार से किसी भी तरीके से अपने रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए कभी भी कन्विंस नहीं करते हैं। आप लोग हिस्ट्री उठा के देखेंगे इंडिया की या किसी भी कंट्री की, अगर इंडियन लोगों को हम बात करते हैं तो जब मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के अंदर आई थी, तो उन लोगों ने हम लोगों को, इंडियन लोगों को, हिंदू लोगों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया था। और अगर हम ब्रिटेन की या फिर क्रिश्चियन की बात करते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो अपने साथ बहुत सारे मिशनरीज लेके आई थी, जिन्होंने लालच देके या फिर प्यार से, उन्होंने डराया नहीं बट लालच देके या फिर बाकी दूसरे तरीके से प्यार वगैरह से उन लोगों ने हिंदू लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया। बट फिर भी इन कम्युनिटीज़ का या इन रिलीजन का एक एम तो ये रहता ही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल को वो अपनी रिलीजन में कन्वर्ट कर सके। बट ज्यू रिलीजन ऐसा है जो रिलीजन कभी भी किसी को न प्यार से न उनको डांट से अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ज्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत पीसफुल कम्युनिटी माने जाते हैं, वो बहुत ब्रेनी और इंटेलिजेंट कम्युनिटी माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत जैसे हार्ड वर्किंग कम्युनिटी में माने जाते हैं। अगर आप नोबेल प्राइज़ का लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स हैं, एक्सप्लोरर हैं, वो आपको ज्यूज़ कम्युनिटी के ही मिलेंगे। उसके बाद स्टार्ट हुआ द जियोनिज्म मूवमेंट। जियोनिज्म मूवमेंट क्या है? लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में सारे के सारे ज्यूज़ हैं वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं जियोनिज्म मूवमेंट। अब ये जियोनिज्म मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि ज्यूज़ लोग बेचारे हर देश से निकाले जा रहे थे, हर देश में उनके खिलाफ इतनी नफ़रत भर गई थी कि उन लोगों को रहने के लिए अपना एक प्लेस नहीं मिल रहा था। सपोज करो जैसे हम हिंदू कम्युनिटी हैं और हमारी कंट्री के ऊपर ब्रिटिश ने राज कर दिया, उसके बाद हमको जाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही। हम अगर पाकिस्तान में जाते हैं, हम अगर अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो हम मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग हमको भगाएंगे। श्रीलंका में जाते हैं तो वहाँ पे सिंहाला लोग हैं, वो हमको भगाएंगे। तो जब तक हमको एक परमानेंट रहने की जगह नहीं मिलेगी तो हम अपने धर्म को, हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और सेम चीज़ हो रही थी ज्यूज़ के साथ भी, क्योंकि वो यूरोप के जिस भी कंट्री में जाते थे वहाँ पर ही उनके खिलाफ घृणा थी, वहाँ पर ही उनके खिलाफ नफ़रत थी। मुस्लिम लोग उनसे अलग नफ़रत पाल के रखे हुए थे, क्रिश्चियन लोग उनसे अलग नफ़रत पाल के रखे हुए थे। अब इन्होंने तो कुछ नहीं किया, जो प्रेजेंट जनरेशन है ये बेचारे तो कुछ नहीं किए हैं। अगर इन लोगों के पूर्वजों के कारण इन लोगों को सज़ा मिल रही है तो वो भी सही नहीं है। तो ये लोग हताश होके, निराश होके इन लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल बोले या फिर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने फिर एक मूवमेंट चलाया जिस मूवमेंट को जियोनिज्म मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब उन लोगों की ये डिमांड हुई, ये मांग हुई कि हम लोगों को एटलीस्ट कोई एक जगह तो दो, परमानेंट जगह तो दो, जहाँ पर हम अपना सर छुपा सकें, हम अपना एक घरौंदा बना सके। और उसके बाद जो है इन सब लोगों ने पैलेस्टाइन को चुना। पैलेस्टाइन इसलिए चुना क्योंकि इनको पता था इनका रूट वहीं पर भी है। कोई भी, अगर आप हिंदू लोग कहीं भी दुनिया में जाओगे तो आप लोगों का अगर रूट पूछा जाएगा तो हिंदुस्तान या नेपाल
ये 2 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हिंदू लोगों का रूट है। तो इसी प्रकार से इन बेचारों को भी अपना रूट कहाँ पर समझ आया, इनको अपना रूट बस पैलेस्टाइन में समझ आया। तब इन सब लोगों को लगने लगा कि चलो हम सब जाके पैलेस्टाइन में ही बस जाते हैं। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने सब लोगों को आह्वान किया तो हर यूरोपियन कंट्री से या फिर हर अरेबियन कंट्री से जहाँ जहाँ भी ज्यूज़ रहते थे सब के सब माइग्रेट होके पैलेस्टाइन में आके बसने लग गए, क्योंकि कम्युनिटी जब साथ में रहती है तब वो स्ट्रांग रहती है, और जब वो अलग अलग रहती है तो कोई भी उनको दबा के, कोई भी उनको परेशान करने की भरपूर कोशिश करता है। तो यही मूवमेंट को जियोनिज्म मूवमेंट बोला जाता है, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड से सारे ज्यूज़ इकट्ठा होकर पैलेस्टाइन की तरफ मूव करने लगे वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए। ये तो हमने पढ़ ली है जेरूसलम की हिस्ट्री, ज्यूज़ की हिस्ट्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पैलेस्टाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलेस्टाइन के बारे में। स्कॉलर्स का मानना है पैलेस्टाइन वर्ड जो है ग्रीक के वर्ड फिलिस्टा से लिया गया है, जिसका मतलब एक ऐसा रीजन है जिसकी स्थापना, जिसका इंट्रोडक्शन 12th सेंचुरी BC में हुआ था। 12th सेंचुरी BC का मतलब होता है भगवान क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। थ्रू आउट द हिस्ट्री पैलेस्टाइन वॉज ऑल्सो रूल्ड बाय न्यूमरस ग्रुप्स। तो ये जो एरिया है पैलेस्टाइन का, इसको भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ ने, बहुत सारे डायनेस्टीज़ ने इसको रूल किया है, जिसमें पर्सियन, ग्रीक, रोमन, अरब, सेल्जुक, टर्क्स, क्रूसेडर्स, इजिप्शियन एंड मामलुक्स, ये सारी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी टाइम पे इस पर बहुत सारी कम्युनिटी का रूल होता रहा है। ये बात हम पहले भी इजराइल के संदर्भ में भी आपको बता चुके हैं, तो ये सेम हिस्ट्री जा रही है। नेक्स्ट है 1517 से लेके 1917 तक ये ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया था इसके ऊपर। उसके बाद भी मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ, ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने का, ऑटोमन एम्पायर को जड़ से उखाड़ने का जो क्रेडिट जाता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता है। और वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 में जब क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह हरा दिया और उसका जड़ ही ख़त्म कर दिया वहाँ से। तो इस पूरे एरिया का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। उस समय कॉलोनीज़ का टाइम था। ब्रिटिशर्स लोग हर कंट्री मतलब जितनी भी पुअर कंट्रीज़ थी उन कंट्रीज़ के ऊपर अपनी कॉलोनीज़ को स्टैब्लिश कर रहे थे। तो इंडिया भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनीज़ ही थी, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी ब्रिटिशर्स को रिसोर्स मिल रहे थे उस कंट्री को दबा के, उस कंट्री के ऊपर रूल करके वहाँ से वो पूरा उनका रिसोर्स ख़त्म करके अपनी कंट्री में लेके आ रही थी। तो उनको लगा वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, तो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को भी हरा दिया और ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के हिस्से में यानी ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। तब उनको लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि चलो हम एक पैलेस्टाइन और एक ज्यूइश नेशन को स्टैब्लिश कर देते हैं, क्योंकि ज्यूइश लोगों ने उनको हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ज्यूस लोगों ने ब्रिटिश का साथ दिया था। और उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने ज्यूस लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक परमानेंट सेटल होने के लिए लैंड देंगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया तो वहाँ पर जो उनको पैलेस्टाइन नाम की जो जगह मिली, उस जगह पर ब्रिटिशर्स ने सारे ज्यूज़ को बोला कि आप लोग यहाँ पर आके सेटल हो जाओ। और 1947 में जब ब्रिटिश रूल हो रहा था इस ऑटोमन एम्पायर के छोटे से पोर्शन के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान को प्रपोज किया। उसने बोला हम पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से को हम इंडिपेंडेंट ज्यूज स्टेट बना देंगे और दूसरे हिस्से को हम इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बना देंगे। अब जब इतने साल से ये जो एरिया पैलेस्टाइन का एरिया था, यहाँ से ज्यूज़ को भगा दिया गया था, तो ये पूरे एरिया के ऊपर अब अरेबियन लोगों का राज हो गया था। यहाँ से जॉर्डन कंट्री को अगर आप देखते हैं तो जॉर्डन में पूरी इस्लामिक कंट्री है, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, ये सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ की कंट्रीज़ के कुछ लोग, कुछ इन्हेबिटेंट्स इस एरिया में जाके रह गए थे, क्योंकि ज्यूज़ लोग को ये ऑलरेडी यहाँ से भगा चुके थे। तो इस प्रकार से होने को तो ये कंट्री बिलोंग करती थी ज्यूज़ को, बट धीरे धीरे करके इतने सालों में जब ऑटोमन एम्पायर खुद ही एक इस्लामिक डायनेस्टी थी, तो ऑटोमन एम्पायर का जब पूरा इस एरिया के अंदर रूल था, तो ओब्वियसली तो उस समय सारे मुस्लिम लोगों को ने इसके अंदर बसना ही बसना था। बट बाद में जब ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया, तब यूनाइटेड नेशन ने प्रपोज किया कि चलो हम इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हम जो है वहाँ जो ऑलरेडी रह रहे हैं अरेबियन मुस्लिम, उनको दे देते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो हम ज्यूज़ को दे देते हैं, कि जैसा कि हमने उनके साथ प्रॉमिस किया था। क्योंकि ज्यूज़ का जो हश्र उन लोगों ने जर्मनी के अंदर देखा था वो बहुत ही खतरनाक था, जिसके अंदर 60 मिलियन ज्यूज़ को हिटलर ने मरवा दिया था। तो उन बेचारों के साथ पूरी वर्ल्ड की सिंपैथी थी, उनको एक जगह देना सब लोगों की जिम्मेदारी बन गई थी। तो इस प्रकार से 1947 में 2 इंडिपेंडेंट स्टेट का जन्म हुआ। एक का नाम ज्यू स्टेट पड़ा और एक का नाम अरब स्टेट पड़ा।
और इसके अलावा जो सिटी ऑफ जेरूसलम है उसको दोनों कंट्रीज़ का, मतलब उसको ज्यूज़ कंट्री का भी और उसको पैलेस्टाइन अरब कंट्री का भी कंबाइन वो बना दिया गया, क्या कैपिटल कंबाइन बनाया गया। जैसे हमारी कंट्री के अंदर पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो कंबाइन है, वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पूरा पंजाब वालों को भी नहीं दिया जा सकता, चंडीगढ़ पूरा हरियाणा वालों को भी नहीं दिया जा सकता, ये एक विवादित सिटी है, इसीलिए उसको यूनियन टेरिटरी बोला गया है, सो दैट कि न तो पंजाब ही उसको पूरा ले पाए और ना ही उसको हरियाणा पूरा ले आए, और दोनों के दोनों उस स्टेट को, उस कैपिटल को छोड़ने के लिए भी राजी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, कोई तीसरा बंदा आके उसके ऊपर अपना अधिकार जमाता है, सो दैट कि और ज़्यादा आगे फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो इसी प्रकार से जेरूसलम के ऊपर, जो कि एक बहुत ही पवित्र सिटी थी, और जहाँ पर भी पवित्रता की बात आती है, जहाँ पर भी धार्मिक भावनाओं की बात आती है, तो आपको पता है वो एरिया या फिर वो प्लेस या फिर वो बात कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो इसीलिए इस सेंसिटिविटी को ज़्यादा और माहौल ख़राब न करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जेरूसलम एरिया को, जो ये यहाँ का सेक्रेट एरिया है, इसको अपने कब्जे में ले लिया और बोला ये ना अरब को देंगे हम, ना ज्यूज़ को देंगे, इनफैक्ट ये हमारे पास रहेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे, बट आप दोनों मिलके इसके ऊपर अपना कैपिटल बना सकते हो, अपना कैपिटल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो, बट इसके ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो यूनाइटेड नेशन का रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो विवादित एरिया है ये यूनाइटेड नेशन की टेरिटरी मानी गई। ज्यूइश लीडर जो थे उन्होंने तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, बट जो पैलेस्टाइन लीडर्स थे या पैलेस्टाइन के जो अरब मुस्लिम थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमको ये यूनाइटेड नेशन का ये प्लान बिल्कुल भी नहीं मंजूर है, क्योंकि हमको और भी ज़्यादा टेरिटरी चाहिए और हमको इतने कम टेरिटरीज़ में बिल्कुल भी काम नहीं होगा। और जब यूनाइटेड नेशन की बात नहीं माना तो अरेबियन लोगों ने अपनी खुद की एक वॉलंटियर आर्मी इस्टेब्लिश कर ली। उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशन तो हमको हेल्प नहीं कर रहा, तो चलो हम अपने एंड पे जितने भी ज्यूज़ लोग यहाँ पे आ रखे हैं इनको भगाएंगे और अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो ऑरेंज हिस्सा है ये ज्यूज़ लोग को दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये जो येलो हिस्सा है ये अरेबियन लोग को दिया गया है। तो इसमें उन लोगों को लग रहा है कि उनके पास, अरेबियन लोग के पास कम हिस्सा आया है, कम टेरिटरी आई है और ज्यूज़ लोगों को ज़्यादा टेरिटरी दी गई है, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई उनको लगा। तो इसीलिए उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट वॉलंटियर आर्मी का मतलब कोई भी उसमें आके रिक्रूट हो सकता है, कोई भी उसमें आके भर्ती हो सकता है, और उन्होंने अपने एंड पे ज्यूज़ लोगों के साथ वॉर करना स्टार्ट किया। और मई 1948 में जब ब्रिटेन ने ये वाला जो एम्पायर है ऑटोमन एम्पायर से, यानी जेरूसलम इज़राइल से अपना कब्जा हटा दिया, तो उसके बाद इज़राइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। और एज़ पर द पार्टीशन प्लान, यूनाइटेड नेशन का जो पार्टीशन प्लान था उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और उसके तुरंत बाद पैलेस्टाइन को भड़काने के लिए, पैलेस्टाइन का साथ देने के लिए जो फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर 1 हुआ वो हुआ 1948 में। उसमें क्या हुआ, पैलेस्टाइन को हेल्प करने के लिए सारे अरब नेशन, 5 अरब नेशन थे उस समय, बहुत स्ट्रॉन्ग अरब नेशन थे, वो सब इकट्ठे हो गए। उनको लगने लगा कि हमारे जो अरबियन भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उनका हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जॉर्डन, इराक, सीरिया, इजिप्ट और लेबनान, जैसे आप देख सकते हैं ये 5 जो स्टेट हैं, 1 2 3 4 5, ये जेरूसलम है और ये पैलेस्टाइन है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो पैलेस्टाइन को हेल्प करने के लिए इन 5 कंट्रीज़ ने हाथ मिलाया और पैलेस्टाइन को पीछे से बैक किया, पुश किया, उनको जो है भड़काने की कोशिश की कि आप जेरूसलम के जो ज्यूज़ हैं उन लोगों को युद्ध करके हराओ और उनको अपने एरिया से भगाओ। और इसी कारण से फर्स्ट ईयर अरब और इजराइल वॉर हुआ, और वो हुआ था 1948 में। और जब जुलाई 1949 में वॉर का एंड हुआ तो इज़राइल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकला कि उसने जो है, जो 5 कंट्रीज़ उसके साथ लड़ने के लिए आई थी उनको अपने टेरिटरी से बुरी तरह हरा के भगा दिया, और जितना भी पहले उनके पास हिस्सा था उससे भी ज़्यादा हिस्सा उन्होंने पैलेस्टाइन वालों का कब्जा कर लिया। तो देखो ये उनकी बड़ी अच्छी कूटनीतिक चाल थी कि पहले तो हम जब आपको जितना एरिया दे रहे थे आप उतने एरिया में खुश नहीं रहे, आपने हमारे ऊपर वॉर कर
दिया। अब जब आपने वॉर कर दिया है तो इसके बाद देखो हम जो जो एरिया जीत गए हैं उन एरियाज़ को आपको हम वापस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये उनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। हम लोग तो 1965 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर था उस वॉर में इंडियन जो आर्मी थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी, तो हमने लाहौर तक भी कब्जा कर लिया था। अगर हम उसी समय लाहौर को वापस नहीं देते तो लाहौर आज इंडिया का हिस्सा होता। बट इंडियन लोग बड़े सहिष्णु होते हैं, बड़े कॉम्पिटेबल होते हैं, हम लोग दूसरे के प्रति सिंपैथी रखते हैं, तो इसी कारण से हमने लाहौर वापस पाकिस्तान को कर दिया था। बट इजराइल की स्ट्रैटेजी अच्छी थी। उन लोगों ने पैलेस्टाइन के जितने भी हिस्से जीते कब्जा करके रख लिया, उन हिस्सों को उन्होंने वापस नहीं दिया। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो हिस्सा मिला था पहले पैलेस्टाइन को, ये ग्रीन पोर्शन मिला था पैलेस्टाइन को, तो वो ग्रीन पोर्शन सिकुड़ के बस अब ये गाजा स्ट्रिप रह गई है और ये वाला वेस्ट बैंक रह गया। और जो इजराइल है, इजराइल के पास जितना यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था उससे भी ज़्यादा उनको, और उसके जाने के बाद ये पैलेस्टाइन फर्स्ट अरब और इजराइल की लड़ाई के बाद उनके पास और ज़्यादा लैंड में गेन हो गया और उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसी प्रकार से जॉर्डन का जो कंट्रोल है वो वेस्ट बैंक की तरफ हो गया। ये जो वेस्ट बैंक बोला जाता है इसको, इस वेस्ट बैंक में जॉर्डन का कंट्रोल हो गया और गाजा स्ट्रिप में भी, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप में भी उनका कंट्रोल हो गया, जो उन्होंने पैलेस्टाइन वालों को वापस करने में हेल्प किया। 1948 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अरब और इजराइल के बीच में एक न्यू जंग छिड़ गई। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो छद्म युद्ध बोला जा सकता है या फिर कुछ भी बोला सकता है, जो डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यूसली लगा ही रहता है, उसका कोई एंड कोई भी कंट्री, कोई भी यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म या कोई भी नेगोशिएशन कर ही नहीं पाया। तो सेम केस ज्यूज़ और पैलेस्टाइन के बीच में भी है। पैलेस्टाइन को लगता है कि ज्यूज़ ने आके उनका हिस्सा ले लिया है और ज्यूज़ को लगता है कि जो उनका ऑलरेडी हिस्सा था उस पे आके पैलेस्टाइन जो अरब है वो आके बैठ गए हैं। एक्चुअली ये उनका ही पहले का हिस्सा था। तो यही जो रीजन है, यही इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बोन ऑफ द कंटेंशन है। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम की जड़ यही है। इसके बाद पीएलओ का बर्थ। पीएलओ क्या है? 1964 में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका पर्पज़ ये था कि वो एक पीसफुल पैलेस्टीनियन अरब स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहते थे, बट उसी मैंडेट के अकॉर्डिंग जो उनको ब्रिटिशर्स ने दिया था। ये 1948 का मैंडेट है जिसके अकॉर्डिंग जो ज्यू स्टेट है वो ऑरेंज वाला पोर्शन है और जो येलो वाला पोर्शन है वो अरब स्टेट है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो 1964 में हो रहा है, जब फर्स्ट अरब और इजराइल वॉर हो गया था और जब इजराइल ने ऑलरेडी पैलेस्टाइन का बहुत सारा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, बट इसको अब इजराइल ने मानने से मना कर दिया। और 1949 में देखो इजराइल पैलेस्टाइन कितना रह गया। पहले पैलेस्टाइन का इतना ज़्यादा हिस्सा था बट उन्होंने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी। उन लोगों ने, जो ब्रिटिश लोगों ने उनको ज़मीन दी थी, उस ज़मीन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को उन्होंने सेटिस्फाई नहीं रखा और उन्हें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलके उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। और जब इजराइल ने उनको हरा दिया तो अब वो लोग बात कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ने हमको पहले ज़मीन दी थी उसी ज़मीन के अकॉर्डिंग हमको वो पूरा एरिया दोबारा से वापस दो, जिसको इजराइल ने पूरी तरह से नकार दिया। क्योंकि इजराइल तो अब ऑलरेडी जो है उसने बहुत सारे हिस्से ले चुके थे। ये देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है ऑरेंज वाला एरिया, ये भी पूरा पैलेस्टाइन को मिला हुआ था पहले, बट अब ये पूरा पोर्शन अब इजराइल ने ले लिया है और अब पैलेस्टाइन के पास बस इधर पे का एक छोटा सा स्ट्रिप बचा हुआ है, उसको हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। इसीलिए पैलेस्टाइन कंट्री दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे चला गया, इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर चला गया, इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। और अब इजराइल भी, जिसने पहले ही अपना कब्जा कर लिया है, तो वो अपने हिस्से छोड़ने के लिए वो भी रेडी नहीं हुआ। तो यही चीज़ इन दोनों के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया ने हमारे कश्मीर का आधा हिस्सा ले रखा है जो उसको वापस करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, तो सेम चीज़ इनके साथ भी हो रही है, इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ भी। PLO was originally dedicated to the destruction of Israel
पहले PLO का जब ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था, तो ये जब फाउंड हुआ था, तो उसका एक ही एम था कि वो किसी भी प्रकार से इजराइल को डिस्ट्रॉय, इजराइल को नेस्ता नाबूद करेगा। बट केवल बातों से कोई भी कंट्री नेस्ता नाबूद नहीं होती। आपको किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा वेपन पावर चाहिए, जो PLO के पास उपलब्ध नहीं हो पाई। और उसके बाद उन्होंने 1993 में ओस्लो एकॉर्ड किया। ये एक उन दोनों के बीच में संधि हुई थी। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम पीसफुली अपनी कंट्री पैलेस्टाइन के ऊपर रूल करेंगे और इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। तो इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था PLO के चेयरमैन यासिर अराफात का, जो 2004 में उनकी ऑल्दो डेथ हो गई थी, बट जब वो 1969 में PLO के चेयरमैन बन गए थे। यासिर अराफात के बारे में आप लोगों को पता होगा, उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतने कठिन समय में, इतने क्रूशियल टाइम पे, जब सारी अरेबियन कंट्री एक होके पैलेस्टाइन को यानी फ़िलिस्तीन कंट्री को भड़का रही थी कि आप इजराइल के साथ युद्ध करो, उस समय पे इन्होंने, इनको जितनी ज़मीन मिली उसी ज़मीन में इन्होंने शांतिपूर्वक अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया और इजराइल के साथ पीसफुल रिलेशन बनाने की भरपूर कोशिश की। उसके बाद हम बात करते हैं 6 डे वॉर, जो 1967 में हुआ था। बाय द मिड 1960s सीरियन बैक्ड पैलेस्टाइन गुरिल्लास हैड बिगन अटैक अक्रॉस द इजरायली बॉर्डर। अब जो पैलेस्टाइन एरिया है, उस पैलेस्टाइन एरिया में आपको पहले ही बता दिया था, PLO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली एक थोड़ा सा, उसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, या फिर जो मतलब दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर युद्ध करते रहते हैं, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन भी आप उसको बोल सकते हो। तो उन लोगों को सीरिया कंट्री वालों ने पीछे से हेल्प देना शुरू किया। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान अपने दम पे नहीं उछलता है, उसको हमेशा कोई ना कोई, या तो तालिबान उसको मदद करता रहता है या फिर उसको चाइना मदद करता रहता है। तो सिमिलरली पैलेस्टाइन वाले लोगों को भी सीरियन कंट्री हमेशा भड़काती रहती है। वो उनको वेपन से, वो उनको पैसों से, वो उनको बातों से, वो उनको पॉलिटिकली उनको भड़का के पीछे से हेल्प करती रहती है। तो उन्हीं की हेल्प से क्या हुआ, पैलेस्टाइन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और वो कब हुआ, अप्रैल 1967 में हुआ। और वो बहुत ज़्यादा अटैक करने लगे, जिसके कारण इजराइल की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो इसके कारण फिर क्या हुआ, इजराइल ने भी अपना काउंटर अटैक किया और उन्होंने सीरिया के 6 जो जेट फाइटर्स हैं उनको हवा में ही उड़ा दिया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सीरिया कंट्री है और ये इजराइल कंट्री है। सोवियत यूनियन, उसी समय क्या हुआ, सोवियत यूनियन कभी कभी क्या करता है, दो कंट्रीज़ के बीच में हमेशा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इजिप्ट, ये इससे लगता हुआ जो एरिया है ये इजिप्ट है। तो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये भी इजिप्ट का ही एरिया है। एक्चुअली ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग हो चुका है बिकॉज ऑफ स्वेज कैनाल। बट अगर स्वेज कैनाल अगर इसके बीच में आ भी गया है, तब भी ये हिस्सा इजिप्ट का ही है। तो इजिप्ट को रशिया ने इन्फॉर्मेशन दिया कि अब देखो अगली बारी आपकी है, क्योंकि इजराइल आपकी तरफ आ रही है, वो आपके ऊपर हमला करने वाली है। तो ऐसे समय में, उस समय इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गमाल अब्दुल नासिर। उनको लगा कि अब जो रशिया ने बोला है, उनके गुप्त सूत्रों से जो सूचना मिली है, तो ऐसा होने वाला होगा कि अब तक इजरायली फ़ोर्स हमारी कंट्री की तरफ आ रही होगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फोर्सेस को, पूरा ये सिनाई का एरिया है, ये भी इजिप्ट का ही हिस्सा है, इधर पे अपनी पूरी फोर्स को तैनात कर दिया, सो दैट कि अगर किसी भी केस में इजराइल की आर्मी उनके ऊपर अटैक करती है तो वो उसका जवाब देने के लिए एकदम रेडी रहें। बट ये न्यूज़ झूठ निकली और जून 5 से लेके जून 10, इसको 6 डे वॉर बोलते हैं, क्योंकि इस वॉर का जो समापन हो गया था, जो इस वॉर का रिजल्ट हो गया था, वो केवल 6 दिन में ही हो गया था और 6 दिन के भीतर ही ये वॉर ख़त्म भी हो गई थी। और इसके बाद इजराइल को जब चारों तरफ से हमला होने लगा उसके तरफ, तो उसने क्या किया, उसके स्ट्रॉन्ग जो आर्मी थी, इजराइल की आर्मी वर्ल्ड की बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी में से एक मानी जाती है, तो उसने इजिप्ट को भी बुरी तरह पराजित करके इजिप्ट का ये जो पोर्शन है, पूरा सिनाई एरिया, इसने कैप्चर कर लिया। किसने? इजराइल ने कैप्चर कर लिया।
तो आप देख सकते हैं इजिप्ट खुद तो इतना इजराइल खुद तो इतना छोटा है, बट उसने इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी इजिप्ट की भी उसको हरा दिया और उसके सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया यहाँ पर। और उसके बाद उसने गाजा स्ट्रिप तो ऑलरेडी एक छोटा सा ही एरिया था और उसमें फ़िलिस्तीनीज़ को यानी पैलेस्टाइन लोगों को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इजराइल की कंट्री ने, इजराइल की आर्मी ने गाजा स्ट्रिप को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है जिसके ऊपर जॉर्डन का कब्जा था, वेस्ट बैंक को भी कब्जे में ले लिया। और इसके अलावा ये जो गोलन हाइट्स है, ये गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा है, तो सीरिया का भी हिस्सा इन्होंने कैप्चर कर लिया और ये इनको वापस ही नहीं दिया। तो ये जितनी कंट्रीज़ इजराइल के साथ लड़ रही थी, तो इजराइल की आर्मी ने इन सब लोगों को हरा के बुरी तरह पराजित किया और इन सब लोगों का एक एक हिस्सा अपने कैप्चर में कर लिया। इन्होंने इजिप्ट से लिया सिनाई, जॉर्डन से लिया इन्होंने वेस्ट बैंक, और सीरिया से इन्होंने ले लिया गोलन हाइट्स, और पैलेस्टाइन का इन्होंने ले लिया गाजा स्ट्रिप। तो सारी कंट्री के कुछ कुछ हिस्से इजराइल ने कैप्चर कर लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इजराइल बिफोर एंड आफ्टर 1967 सिक्स डे वॉर से पहले इजराइल का पोर्शन बस इतना ही था, और 6 डे वॉर के बाद देखो 6 दिन के अंदर इजराइल इतना बड़ा हो गया। तो ये हिस्से कभी भी वापस ना करता, बट बाद में बहुत समय बाद यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद इजराइल ने सिनाई जो हिस्सा था, सिनाई पोर्शन, वो इजिप्ट को वापस कर दिया। बट गाजा स्ट्रिप को वापस नहीं किया, गोलन हाइट्स को वापस नहीं किया और वेस्ट बैंक को वापस नहीं किया, जो इन कंट्रीज़ के लिए और इजराइल और इन कंट्रीज़ के बीच में हमेशा युद्ध का यानी वॉर का कारण रहा है। उसके बाद द फर्स्ट इंतिफदा एंड द ओस्लो एकॉर्ड्स। देखो, अरेबिक वर्ड है इंतिफदा, इसका मतलब होता है शेक यानी हिलाना। ये पैलेस्टाइन के अंदर एक ग्रुप था जो ये चाहता था कि वो किसी भी प्रकार से इजराइल को हराए, इजराइल के अंदर अनरेस्ट करे, इजराइल के अंदर आतंक को फैलाए, इजराइल के अंदर मतलब पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रखे। तो इस रीजन से एक उन्होंने आंदोलन किया पैलेस्टाइन लोगों ने, उसको इंतिफदा बोला गया। इसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने इजराइल से वेस्ट बैंक का हिस्सा वापस मांगा, गाजा स्ट्रिप का हिस्सा वापस मांगा। तो ये जो फर्स्ट इंतिफदा है ये 1987 से लेके 1993 तक था, मतलब ये जो अनरेस्ट का टाइम था ये इतने समय तक था। तो ये लोग मांग रहे गाजा स्ट्रिप को वापस मांग रहे थे, और ये जॉर्डन वाले अपने वेस्ट बैंक को वापस मांग रहे थे, और सीरिया वाले अपने गोलन हाइट्स को वापस मांग रहे थे। बट ये सब इसका कोई एंड होता दिखा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ के जो दोनों नेशन थे वो जिद्दी थे, जिद कर रहे थे, क्योंकि इजराइल देने को तैयार नहीं था और बाकी 3 कंट्रीज़ भी झुकने को तैयार नहीं थी। तब क्या हुआ, नॉर्वे के अंदर फर्स्ट ओस्लो एकॉर्ड हुआ। ये एक सहमति बनाने की कोशिश की गई जिसके अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट का जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया गया और पैलेस्टाइन में एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई। किस को मिला के, गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के पैलेस्टाइन के अंदर एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। और इस एग्रीमेंट को साइन किया था 1993 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यिज़ाक राबिन ने और पैलेस्टाइन के लीडर यासिर अराफात ने। तो इस प्रकार से यिज़ाक राबिन ने जो ये 2 हिस्से थे ये इनको वापस कर दिए, गाज़ा स्ट्रिप वापस कर दी और वेस्ट बैंक एरिया भी पैलेस्टाइन को वापस कर दिया। अराफात जो है गाज़ा में 1994 को वापस आए। उनको कुछ कंट्रीज़ ने 27 ईयर के लिए एग्जाइल कर रखा था और उसके बाद उन्होंने पैलेस्टीन की जो फर्स्ट गवर्नमेंट हुई उस गवर्नमेंट को भी हेड किया। अब सेकंड इंतिफ्ता क्यों हुआ? इंतिफ्ता का मतलब होता है एक थोड़ा सा अनरेस्ट पैदा करना, यानी किसी कंट्री के खिलाफ आंदोलन करना, उर्दू भाषा में, अरेबिक भाषा में। सितंबर 2000 में सेकंड पैलेस्टाइन इंतिफ्ता दोबारा से शुरू हो गया। और उसको शुरू होने का क्या कारण था? एक्चुअली उस समय इजराइल के एक राइट विंग के बहुत ज्यूइश इजरायली लीडर थे, उनका नाम था एरियल शेरोन, जो बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी बने। उन्होंने क्या किया, जेरूसलम का जो टेम्पल माउंट है वहाँ पे विज़िट किया, जो नोन टू मुस्लिम एज अल हराम अल शरीफ द नोबल सेंचुरी, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, जिस मॉस्क के अंदर वो लोग ज्यूज़ को या फिर क्रिश्चियंस को एंटर करने नहीं देते, उस मॉस्क के अंदर जाके इन्होंने एंट्री
एंट्री करने की कोशिश की, बट ये जहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं ये इनका ज्यूज़ का वेस्ट वॉल है, तो ज्यूज़ लोग केवल वेस्ट वॉल तक ही जा सकते हैं। तो ज्यूज़ को हमेशा लगता था कि जब ये एरिया हमारा है तो हमको अपने एरिया के अंदर पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं है, और इस सेंसिटिव एरिया में कोई भी जू जाता था तो मुसलमान लोग उनको भड़क जाते थे। बट किसी भी तरीके से ये उस मॉस्क के अंदर इन्होंने जाने की कोशिश की, तो जिसके कारण से अरेबियन जो मुस्लिम है वो भड़क गए और उन लोगों ने दोबारा से जो दूसरा सेकंड इंतिफ्ता है उसको स्टार्ट कर दिया, और जगह जगह पे ज्यूज़ लोग अरेबियन लोग को मारने लगे, अरेबियन लोग ज्यूज़ लोग को मारने लगे। तो दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया और बहुत ज़्यादा मार काट शुरू हुई। मैनी पैलेस्टाइन्स फेल दिस वॉज एन ऑफेंसिव मूव। जैसे मैंने आपको बताया, पैलेस्टाइन लोगों को लगा कि ये एरियल शेरोन ने जो कदम उठाया ये बहुत ही गलत कदम उठाया, जानबूझ के ये हमको भड़काने के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो इसके बाद उन्होंने सुसाइड बमिंग स्टार्ट कर दी। इसराइल के अंदर खुद की बॉडी के ऊपर बम लगा के खुद को ब्लास्ट कर देते थे भीड़ भाड़ वाली प्लेस में, सो दैट कि जो इजरायली नागरिक हैं वो भी मारे जाएँ। और ये जो सेकेंड पीरियड था इंतिफ्ता का ये कम से कम 5 साल तक रहा। और इसके बाद तो इसी बीच में यासिर अराफात की डेथ हो गई 2004 में। एंड बाय अगस्त ऑफ 2005 द इजरायली आर्मी विड्रॉ फ्रॉम गाजा। जब इतना ज़्यादा अनरेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, गाजा स्ट्रिप को इजरायली आर्मी ने छोड़ दिया और पैलेस्टाइन वालों को गाजा स्ट्रिप वापस कर दी, सो दैट कि आगे ज़्यादा खून खराबा ना हो। नेक्स्ट है हमास। वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पैलेस्टाइन और इजराइल की बात करते हैं। 2006 में हमास एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। जैसे अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं तो जो अफ़गानिस्तान के अंदर या फिर जो सीरिया के अंदर ISIS है, या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं उन ग्रुप को हम मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं। तो सिमिलरली पैलेस्टाइन के अंदर भी हमास नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो जिसने पैलेस्टाइन के लेजिस्लेटिव इलेक्शन का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गई। और उसके बाद मैनी कंट्रीज़ कंसिडर हमास टू बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रुप हैज़ कैरिड आउट सुसाइड बॉम्बिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। तो इनका भी एक ही एम था कि वो इजराइल को किसी भी प्रकार से बर्बाद करना चाहते थे। ये काम उन्होंने अपने सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए किया। सुसाइड बॉम्बिंग में क्या होता है, आप अपने कंट्री के लोगों को इतना भड़काते हैं या फिर उनको इतना ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि आपके कंट्री के बच्चे हों चाहे युवा हों, वो अपने बॉडी में बम वगैरह लेके भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं अल्लाह के नाम पे। तो ये इस प्रकार का इनका ये ग्रुप था। और हमास और इजराइल आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ चली, सालों साल उनकी लड़ाइयाँ चली। देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं जो हमास और इजराइल के बीच में चलती रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। के करंट स्टेट है वो एक पीसफुल कंट्री तो चाहते हैं, बट उनको चाहिए जो पुराने उनके हिस्से यूनाइटेड नेशन ने उनको दिए थे उन्हीं हिस्सों के अकॉर्डिंग वो अपने एरिया की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जेरूसलम भी उनको वापस कर दिया जाए सो दैट वो उनकी कैपिटल बन के रहे। बट इजराइल जेरूसलम को और पुराने जो हिस्से उसने ऑलरेडी जीत चुके हैं उन हिस्सों को वापस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उनके बीच में बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा जो US इजराइल को सपोर्ट करता है, US ने भी अपना जो एम्बेसी है उसको तेल अवीव, जो पहले तेल अवीव में थी एम्बेसी, इसको शिफ्ट करके जेरूसलम में बना दिया है, जिसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है कि US चाहता है कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल बनी रहे और वो पैलेस्टाइन को ना मिले। और करंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन ये है, या जेरूसलम की जो ये स्थिति अभी है कि सारे वर्ल्ड के लीडर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में किसी प्रकार से भी शांति समझौता हो जाए। तो इसके लिए कोई भी कंट्री अपनी कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि आपको पता है हर बुराई का अंत बुराई होती है, अच्छाई का अंत अच्छाई होती है। किसी भी कंट्री के प्रति हम लोग अगर घृणा रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, तो उसका एंड कहीं पर भी अच्छा होने वाला नहीं है। अगर हम पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, अपने पड़ोसियों को भी सुखी से रहने दें, खुद भी सुखी से रहें, तभी मैनकाइंड का डेवलपमेंट हो सकता है, तभी ह्यूमन जनरेशन जो हमारी है वो बची हुई रह सकती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक माय चैनल, दैट इज़ वाओ एजुकेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट एज ऑल्सो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।